हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी का ये बेसिक लेक्चर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हमें एनाटॉमी डिटेल्स में पढ़नी आगे तो जितने भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिख रखी है ये सारे के बारे में हमें डिटेल जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज हम बाद में फंस सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पहला प्रश्न होता है कि व्हाट इज एनाटॉमी। इन अर्लियर डेज पहले क्या होता था कि एनाटॉमी जनरली किसी चीज़ को डायसेक्शन से लेकर रिलेट किया जाता था। जैसे कि इसीलिए टॉमी जो एक लेटिन वर्ड है इसका मतलब होता है कट। तो पास्ट टाइम्स में किसी चीज को कट ओपन कर रहे हैं तो उसे हम एनाटॉमी में रिलेट करते थे। और एना का मतलब होता है अप। तो इन शॉर्ट एनाटॉमी का जो टोटल मतलब होता था वह टू कट ओपन। और जैसा कि आज भी हम टॉमी वर्ड का यूज बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में करते हैं, जैसे वेसेक्टोमी हुआ, ट्यूबेक्टोमी। तो हर जगह वहाँ पे कट से ही रिलेटेड होता है। और लेकिन आज एनाटॉमी एक ब्रॉड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हो चुका है जिसमें हम जनरली आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसका एनाटॉमिकल पोजीशन। और एनाटॉमी की जो हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है एनाटॉमी स्टडी करने के लिए। तो जो इसका जो एनाटॉमिकल पोजीशन जो लिया गया है वो है कि पॉलीमैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लियोनार्डो डा विंसी। उनकी एक पेंटिंग थी द विट्रूवियन मैन। विट्रूवियन मैन ने उन्होंने हमारे बॉडी के साइज को एक विट्रूवियन एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने क्या करा था कि हमारे बॉडी के साइज को एक सर्कल में एक्सप्लेन करा। सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था। आपने शायद ये पेंटिंग्स हॉलीवुड मूवीज में देखी हो। और इसके अंदर एक ह्यूमन क्रिएचर का एक पेंटिंग बना हुआ है रफली। इस पेंटिंग से हिसाब से उन्होंने बॉडी के आर्म रेशियो, आर्म, हेड, नेक सबका एक रेशियो डिफाइन किया था जो कि बाद में ये गलत प्रूव हुआ। लेकिन ये बेसिक है, ये बेसिक एनाटॉमी है जहाँ से हमने ये टर्मिनोलॉजी को डिराइव किया, एनाटॉमिकल पोजीशन को हमने डिराइव किया है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि कहाँ से ये डिराइव हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि विट्रूवियन मैन एक पेंटिंग है जिसका एनाटॉमिकल पोजीशन थंब जो है वो लिटरली आउटसाइड डायरेक्ट करता है और मैन जो है वो सुपाइन पोजीशन में होता है। या स्टैंडिंग है तो हम ऐसे स्टैंड है, थंब लेटरली आउटवर्ड। तो ये है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारा स्टडी करते हैं। और एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ एनाटॉमी। तो फादर ऑफ एनाटॉमी हीरोफिलस को बोला जाता है। और फादर ऑफ जो इंडियन एनाटॉमी है वो है पंडित मधुसूदन गुप्ता। We should know it in the courtesy because these are the people who laid the foundation stone for us. अब आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में। जनरली हमारे बॉडी में तीन एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं, सेजाइटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स। जो सेजाइटल प्लेन होता है, जैसे हमें अगर हम अपने आप को परपेंडिकुलरली वर्टिकली कट करते हैं, कट ओपन कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी का वो सेजाइटल व्यू देता है। दूसरा प्लेन होता है कोरोनल। कोरोनल सुचर जो होता है वो हमारे स्कल के ऊपर होता है। अगर हम किसी चीज़ को कोरोनल प्लेन से कट करते हैं तो वो हमारे बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। इसको कोरोनल प्लेन बोला जाता है। तो कोरोनल प्लेन हमारे बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करेगा, जहाँ की एक सेजाइटल प्लेन हमारे बॉडी को मीडियल एंड लेटरल बताने में हेल्पफुल होता है। और थर्ड प्लेन जो है वो है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो हमारे बॉडी को परपेंडिकुलरली कट करता है, जिसे हम सुपीरियर और इंफीरियर में इजिली डिमार्केट कर पाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे टर्म्स ऑफ मूवमेंट। बहुत सारे टर्म्स ऑफ मूवमेंट है, सबका इम्पोर्टेंस है, तो सबके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि जब हम डिटेल्ड एनाटॉमी स्टडी करेंगे तो हर स्ट्रक्चर्स की कुछ स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है जहाँ पे वही मूवमेंट होते हैं, इसलिए हमारे सबके सब पता होना चाहिए। जैसे पता है पहला है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन।
फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन मीन्स होता है टू डिक्रीज द एंगल, एंगल कहीं भी अगर कम हो रहा है हमारे बॉडी में, एंगल कम होना इसको फ्लेक्शन बोला जाता है। एक्सटेंशन मीन्स एंगल इज इंक्रीजिंग बिटवीन टू बॉडी स्ट्रक्चर्स, दिस इज एक्सटेंशन। जनरली इन दोनों टर्म का यूज हमारे मूवमेंट यहाँ एल्बो ज्वाइंट और नी ज्वाइंट पे किया जाता है। दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन। दूसरा जो टर्म होता है वो है एबडक्शन एंड एडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एबडक्शन मीन्स होता है टू किसी भी चीज को, या एबडक्ट मीन्स ये होता है किडनैप करना, तो एबडक्शन मीन्स होता है किसी चीज को एक्सिस से दूर ले जाना, जनरली हमारे बॉडी एक्सिस से। अगर हमारे आर्म की मूवमेंट देखते हैं तो अगर हम इसे दूर मूव कर रहे हैं तो दिस इज एबडक्शन, अगर हम इसे पास ला रहे हैं तो दिस इज एडक्शन। जनरली इसका जो सबसे ज़्यादा इसका यूज होगा जब हम एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारे पाम में जब फिंगर्स और थंब के एंगल्स को एक्सप्लेन किया जाता है कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में, तो वहाँ ये टर्म का ज़्यादा यूज होता है। तो अगर हम थंब को दूर ले जा रहे हैं फिंगर से तो ये हुआ हमारा एबडक्शन, अगर पास कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है एडक्शन। अगला टर्म होता है वह मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। मीडियल और लेटरल रोटेशन, जैसे ये हमारा एल्बो है, एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं जैसे मानिए आप टी ट्रे हाथ में रखे हुए हैं, अगर ये फिक्स करते हुए ये जो मीडियल और लेटरल रोटेशन है, ये दोनों टर्मिनोलॉजी जनरली इंटरनल रोटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। मीडियली मीन्स ये हम इसको फिक्स रखेंगे, अगर ये मीडियली मूव करते हैं तो दिस इज मीडियल रोटेशन, एंड इफ इट मूव्स आउटवर्ड दिस इज द लेटरल रोटेशन। चौथा जो है वह प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। इसमें भी हम अपने एल्बो को एक टेबल के ऊपर रखते हैं, उसके बाद अगर हमारा पाम फेस अपवर्ड कर रहा है तो ये हमारा सुपाइन पोजीशन है, अगर हमारा पाम डाउनवर्ड फेस कर रहा है तो ये हमारा प्रोन पोजीशन है, प्रोनेशन। दिस इज प्रोनेशन पोजीशन फॉर आवर पाम एंड दिस इज सुपाइनेशन पोजीशन। इसी तरह अगर हम अपने बैक पे लेटे हुए हैं तो ये हमारा सुपाइन पोजीशन हो जाएगा, अगर हमारे एब्डोमेन पे लेटे हुए तो ये हमारा प्रोनेशन पोजीशन हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। डोर्सिफ्लेक्शन जब हम अपने मूवमेंट ऑफ फीट को एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ जो हमारा फीट है उसका जो डर्सल पोर्शन होता है वो ऊपर होता है, और हमारा जो हैंड है इसका डोर्सल नीचे की तरफ होता है। तो जब हम डोर्सिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा फीट है वो सुपीरियरली मूव करता है, तो ये डोर्सिफ्लेक्शन होता है। वही अगर हम डोर्सिफ्लेक्शन हम आर्म के केस, हैंड के केस में यूज़ नहीं करते हैं, अगर हम यूज़ करते हैं, अगर करेंगे तो डोर्सिफ्लेक्शन मीन्स टू मूव इंफीरियरली। अगर फीट के केस में जो होता है तो डोर्सिफ्लेक्शन मीन्स वी आर मूविंग आवर फीट सुपीरियरली। तो ये दोनों अपोजिट है, तो इसका खासा ध्यान रखना पड़ता है। और प्लांटर फ्लेक्शन मीन्स हुआ फीट के केस में टू मूव फीट inferiorly. This is plantar flexion in the case of feet. This is dorsiflexion in the case of feet. If we are explaining in our hand, then dorsiflexion would be the movement of hand downward. This is the dorsiflexion. The sixth one is the inversion and the eversion. ये दो टर्म जो है ये जनरली एक्सप्लेन, ये सोल को एक्सप्लेन करते हैं, मूवमेंट ऑफ सोल। हमारे बॉडी एक्सिस है, हमारे बॉडी एक्सिस को मीडियल एक्सिस मानते हैं, तो अगर हमारे सोल का मूवमेंट हमारे मीडियल की तरफ होगा तो डेट इज नोन एज द इन्वर्जन ऑफ सोल। अगर सोल का मूवमेंट हमारे बॉडी के मीडियल एक्सिस से अवे होगा तो उसको बोलेंगे इवर्जन ऑफ सोल। अगला जो है वो है ऑपोजिशन एंड रिपोजिशन। ऑपोजिशन एंड रिपोजिशन एक्सप्लेन क्लिनिकल कंडीशन में इसका यूज होता है। जब अपोजिशन का मतलब होता है जब हमारा थंब और हमारा लिटिल फिंगर जब दोनों पास आएंगे तो इसको बोलते हैं अपोजिशन। अब ये जब इन दोनों को हम अवे करेंगे तो इसको बोलते हैं रिपोजिशन मूवमेंट, एंड दिस इज ऑपोजिशन मूवमेंट। द सेकंड लास्ट इज सर्कमडक्शन। Circumduction is generally confused with the circular movement of our arm, but technically it is not the circular, it is the conical movement, because this is the circumduction, and if you see the circumduction, this is the axis and it remains constant, and if you see the geometrical figure which it forms, it is a conical in shape.
So it is a conical movement of our arm, keeping its axis fixed. So it forms a conical geometrical figure. So this is the circumduction, and the last one is the protraction and retraction. This term is used in case of the scapula. In scapular protraction means when we are the an example we can take like when we are boxing. When we box or when we punch somebody, this is the protraction movement because we are by the help of scapula, by their movement we are taking our arm outward, and retraction means we are taking something back. This is the retraction movement. So these are the terms of movements which are important and which varies in different parts of our body. Now coming to certain terms of location in the embryological study. The first one is the cephalic and caudal. Cephalo means head and caudal means tail. So when we are studying embryology, then where the word cephalic comes, then it means that we are talking about explaining about the superior region or head region, and the caudal means the inferior or lower part. The second one is the ventral and dorsal. Again, the ventral means the anterior, and the dorsal means the posterior region. Now, there are certain terms when we study the neuroembryology of the CNS. It is quite important because it creates confusion. It is the embryology of CNS. When we study the embryology of CNS, there are two terms which we come across, that is the rostral and caudal. Again, the caudal means the same, the tail, and the rostral means when we study the CNS development of our head region, then when the term rostral is used, it generally means towards the nose, and caudal means away from nose. Means like in example, you can say the forebrain is the rostral to hindbrain, and the caudal is the hindbrain is caudal to forebrain. So these are the two terms which will come across while we study the embryology of CNS. And this is very important. Ventral and dorsal used in the neuroembryology of CNS. What happens if you see the embryo? Our embryo lies. Suppose this is the embryo. So our embryo, and we are talking about the CNS part. So it will be the CNS part. What happens that the superior region, it lies quite downward. So what happens that this is the ventral portion, but it is lying downward. So when the word ventral and dorsal is used during the embryology development of the CNS, then the ventral means the inferior region, and the dorsal portion it automatically goes superiorly. So dorsal means the superior region of the CNS development, whichever part we are talking about. So again, this is the, you can say, ventral or inferior region, and this is the dorsal or superior region. Please keep in mind that these two, superior and inferior explanation of the ventral and dorsal word, only applicable in the embryology of CNS. So when you come across these words in the CNS development, only then consider it. Otherwise, the ventral remains the anterior and the dorsal remains the posterior. It has got no relation with the inferior and superior region. So that's all. These are the words which you have to keep in mind for the easy study of the anatomy. That's all. Thank you.